तो हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलाइट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। हेलाइट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। हेलाइट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है। तो हेलाइट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो है दो तरह का हेलाइट बनाता है। एक ट्राई हेलाइट्स बनाता है और दूसरा पेंटा हेलाइट्स। ठीक है। ट्राई हेलाइट्स है तो इसका मतलब ये दो तरह का हेलाइट्स बनाएगा, ट्राई हेलाइट्स एंड पेंटा हेलाइट्स। ठीक है, पेंटा हेलाइट्स। ठीक है। ट्राई हेलाइट्स का एग्जांपल जो है NF3 एन्स है ना, हो गया, और PF3 फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। पेंटा हेलाइट नाइट्रोजन नहीं बनाता है, ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस बनाता है। आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं बनाता है। ये दो सिंपल एग्जांपल दिए। पेंटा हेलाइट्स मतलब 5 हेलोजन जो है इसमें रहेगा। ट्राई हेलाइट्स मतलब इसमें 3 हेलोजन रहेगा। तो ये दो तरह का जो हेलाइट्स बनाता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे पहले ट्राई हेलाइट्स के बारे में। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राई हेलाइट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है। ट्राई हेलाइट्स के बारे में आज पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, ऑल ट्राई हेलाइट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स except bismuth, except BiF3 are covalent in nature, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है। सारे ट्राई हेलाइट्स जो है कोवलेंट इन नेचर होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है BiF3 विच इज आयोनिक। ठीक है ना, ये एक होता है एक्सेप्शन है BiF3 जो है, एक ये आयनिक है। बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड एक, बस सिर्फ यही एक आयनिक है। बाकी सारे के सारे जो है वो कोवलेंट इन नेचर है। ऐसा क्यों होता है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फजन्स रूल को याद करना पड़ेगा, है ना। बताया गया था पुरानी बातों को याद रखना है साइंस में, भूलना नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में भूल जाना है, लेकिन साइंस में पिछली बातों को भूलना नहीं है। तो फजन्स रूल कभी पढ़े होगे, क्लास 11 में ही पढ़े हो। तो फजन्स रूल की अगर जानकारी है तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर नहीं जानकारी है तो फजन्स रूल को पढ़ लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में है क्लास 11 में, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। तो फजन्स रूल से ये एक्सप्लेन होगा। ठीक है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर यही देखना है कौन कौन सा एलिमेंट है। ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट बिस्मथ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, और इधर अकेले बच गया हमारा बिस्मथ। ठीक है।
ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे का साइज जो है स्मॉल होगा, ठीक है ना, ये सब के सब स्मॉलर इन साइज, ये सब के सब क्या है, दीज आर ऑल स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। और ये है बिस्मथ, लार्जर इन साइज, ठीक है। तो बिस्मथ को छोड़ करके बाकी सारे जो है स्मॉलर इन साइज है। तो हेलाइड बनाना है ना, तो हेलाइड आयन जो होगा उसका साइज जो है इन दोनों से बड़ा होगा। ये स्मॉलर इन साइज है तो इसका कैटायन भी तो स्मॉलर ही बनेगा। ये सारे जो हैं सबका एटॉमिक साइज स्मॉलर है तो ये सबका कैटायन भी तो स्मॉलर होगा। दैट इज कैटायंस स्मॉलर इन साइज। तो कैटायन भी स्मॉलर हो जाएगा। जब एटम ही साइज में छोटा है तो उसका कैटायन तो और छोटा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, तो कैटायन स्मॉलर इन साइज हो जाएगा। और इसके साथ इंटरेक्ट कौन करेगा, हैलोजन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन करेगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। तो इंटरेक्शन किसके बीच में होगा, स्मॉलर कैटायन एंड लार्जर एनायन के बीच में। और फॉजन्स रूल बताता है स्मॉलर कैटायन और लार्जर कैटायन के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो इसीलिए ये सारे का जो हैलाइड्स है वो कोवेलेंट इन कैरेक्टर होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। क्योंकि कैटायन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से कैटायन बनता है, कैटायन और स्मॉल हो जाता है। ऑल कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज देन देयर रिस्पेक्टिव एटम्स, ठीक है। उसी तरह ऑल एनायंस आर ग्रेटर, ऑल एनायंस आर ग्रेटर इन साइज इन कंपैरिजन टू देयर एटम्स। तो अब एनायंस जो है वो लार्जर इन साइज है और कैटायन जो है स्मॉलर इन साइज है। तो स्मॉलर कैटायन का इंटरेक्शन, स्मॉलर कैटायन का इंटरेक्शन जो है लार्जर कैटायन के साथ होता है, लार्जर एनायन के साथ होता है। और ऐसा जब होता है तो अकॉर्डिंग टू फॉजन्स रूल कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो कैटायन हो गया स्मॉलर, तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉलर कैटायन, ठीक है, interacts with larger anion, ठीक है। स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन के साथ इंटरेक्ट किया, ऐसा केस होगा तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फॉजन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फॉजन रूल, अकॉर्डिंग टू फॉजन्स रूल क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये एंटीमनी है, ठीक है, और एंटीमनी, इन चारों का जो ट्राई हैलाइड्स है वो कोवेलेंट इन नेचर होगा। ये सारे के सारे क्या होगा, कोवेलेंट इन नेचर होगा, ठीक है। जबकि बिस्मथ, ये जो बिस्मथ है तो लार्जर इन साइज है तो कैटायन भी लार्जर हो जाएगा। दैट इज इसका जो कैटायन होगा वो भी लार्जर हो जाएगा। तो लार्जर कैटायन जो है स्मॉलर एनायन के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब ये चूंकि कैटायन लार्जर है तो जो एनायन आ रहा है वो स्मॉलर इसके सामने हो गया। तो यहाँ पर लार्जर कैटायन और स्मॉलर एनायन के साथ इंटरेक्ट होता है। जब लार्जर एनायन
स्मॉलर लार्जर कैटायन स्मॉलर एनायन के साथ इंटरेक्ट करता है तो जो बॉन्ड में जो है वो आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आयनिक इन नेचर होगा, इसलिए बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड जो है आयनिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि लार्जर कैटायन इंटरेक्ट with a smaller anion, anion यहाँ स्मॉलर हो गया। ठीक है, तो जब लार्जर कैटायन स्मॉलर एनायन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो जो बॉन्ड डेवलप होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो इसीलिए इसको हम एक्सक्लूसिवली आयनिक कंपाउंड बोलेंगे बोरोन ट्राइफ्लोराइड को। तो इसमें ये क्या दे देगा हमको, आयनिक कैरेक्टर देगा। ठीक है, किसके हिसाब से, ये भी फजन रूल के हिसाब से ही है, ये भी फजन रूल के हिसाब से ही है, इसलिए आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। ये भी फजन रूल के हिसाब से, यही बात फजन रूल नहीं बताया। फजन रूल यही बताता है कि अगर कैटायन का साइज बड़ा हो और एनायन का साइज छोटा हो तो आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा, और अगर कैटायन का साइज छोटा हो एनायन का साइज बड़ा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल हम लोग समझ गए कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स में बिस्मथ को छोड़ करके बाकी सारा जो ट्राई हेलाइट्स बनता है वो कोवेलेंट बनाता है। बिस्मथ अकेला है जो आयनिक ट्राई हेलाइट्स बनाता है, बिस्मथ को छोड़ करके बाकी जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है वो कोवेलेंट ट्राई हेलाइट बनाता है। ओके, अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्राई हेलाइट्स का पढ़ रहे हैं, क्या है, आयनिक कैरेक्टर ऑफ ट्राई हेलाइट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप 15 एंड कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप 15। मतलब जैसे जैसे हम लोग ग्रुप 15 में टॉप टू बॉटम जाएंगे उसके ट्राई हेलाइट्स का आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर उसका डिक्रीज करता जाएगा। अभी तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, कि किस में कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों होता है, आयनिक कैरेक्टर क्यों होता है। तो बिस्मथ तो डाउन द ग्रुप है, वहाँ आयनिक कैरेक्टर है। नाइट्रोजन टॉप ऑफ द ग्रुप है, वहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर है। इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर नीचे डिक्रीज हो रहा है, तब तो आयनिक कैरेक्टर आया बिस्मथ के पास। तो कोवेलेंट कैरेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है, जबकि आयनिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण है कि एटॉमिक साइज जो होता है ना, एटॉमिक साइज जो है टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इसीलिए आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज किया तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर जो है, मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। तो ये सारा जो कंट्रीब्यूट करता है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारा फैक्टर्स मिलकर के यही बताता है कि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, आयनिक कैरेक्टर जो है मेटालिक कैरेक्टर पर डिपेंड करता है।
तो चूंकि ये इंक्रीज कर रहा है मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए आयनिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज कर रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हम लोग जो ट्राई हैलाइड्स का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, है ना। तो जैसे हाइड्राइड्स के बारे में हम लोग पढ़े, ट्राईहाइड्राइड्स का शेप हमने बताया था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। उसी तरह से ये भी ट्राई हैलाइड्स है, सिर्फ वहाँ हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर कोई हैलोजन डालेंगे तो स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ भी ट्राई हैलाइड्स, क्योंकि यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन वही sp3 होगा, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल शेप होगा, लेकिन सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर है यहाँ भी, तो सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर होने के चलते डिस्टॉर्शन होगा, और डिस्टॉर्शन होने के बाद जो है ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल जो है स्ट्रक्चर होगा। तो ये सारा चीज़ हमने हाइड्राइड में एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग खुद से एक्सप्लेन कर लेंगे। जिस तरह से हम ट्राईहाइड्राइड्स का एक्सप्लेनेशन दिए ट्राइगोनल पिरामिडल में, उसी तरह से आप जो है ट्राईहैलाइड्स में भी एक्सप्लेनेशन देंगे। सेम डायग्राम बनेगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा डिफरेंट होगा और बस और कुछ नहीं होगा, शेप तो वही रहेगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ट्राईहैलाइड्स का बता रहे हैं, NH3 मतलब ट्राईहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन। NH3 का मतलब ट्राईहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन के ट्राईहैलाइड्स को छोड़ करके बाकी जितना भी ट्राईहैलाइड्स है, फॉस्फोरस का है, आर्सेनिक का है, बिस्मथ का है ना, एंटीमनी का है, वो सब के सब का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन के ट्राईहैलाइड्स का जो है हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, यानी वाटर के साथ रिएक्शन जो है नाइट्रोजन ट्राईहैलाइड्स का नहीं होगा। नाइट्रोजन के ट्राईहैलाइड्स को छोड़ करके बाकी जितना भी ग्रुप 15 एलिमेंट्स है, सबके ट्राईहैलाइड्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? नाइट्रोजन जो है के पास कोई भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि बाकी जितने भी है फॉस्फोरस ऑनवर्ड सबके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। क्योंकि एम्प्टी डी ऑर्बिटल या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है ही नहीं नाइट्रोजन के पास, इसलिए जो वाटर के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ये एकोमोडेट नहीं कर सकता है। क्योंकि ये एकोमोडेट नहीं कर सकता है तो इसीलिए हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो इसका मेन आंसर क्या होगा? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d orbital, empty or partially filled d orbital with नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के पास चूँकि कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देख सकते हो नाइट्रोजन का, उसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, बाकी सारे के पास डी ऑर्बिटल है, खाली डी ऑर्बिटल है। तो उसमें आराम से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या होता है 7 होता है, तो क्या हुआ 1s2 2s2 और 2p2, डी ऑर्बिटल है ही नहीं। डी ऑर्बिटल तो आगे शुरू होगा, थर्ड ऑर्बिट से होगा, इसके पास 2 में तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। ठीक है, इसके पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, लेकिन अगर हम फॉस्फोरस का लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये होगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 2p2 कैसे होगा 2p3,
ठीक है, 2 3p3 होगा, और 3p के बाद क्या होगा, 3d नॉट आएगा ना, इसमें 3d है, p में 3d है, तो d में कितना होता है, d में तो 5 जो रहता है, 1 2 3 4 5, ये हुआ 3d, इसमें सब में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना। तो वाटर जब लिखोगे, वाटर लिखते हैं तो इसके ऊपर 2 लोन पेयर होता है, वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर, वाटर जो है, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर तो 2 लोन पेयर है, एक ये और एक ये 2 लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर को जो एकोमोडेट कर पाएगा उसी के साथ ये ना वाटर रिएक्ट करेगा। तो फॉस्फोरस के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो कैसे, पी में तो सब में इलेक्ट्रॉन है, तो पी में तो ये जगह नहीं दे सकता है, पी में तो जगह दे नहीं सकता है ना, इसको डी चाहिए, डी है ही नहीं नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन के पास जब डी नहीं है तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वाटर का है उसको ये अकोमोडेट कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, इसीलिए वाटर के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, इसीलिए जो है ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, यानी NCl3 हुआ, NF3 हुआ, NBr3 हुआ, Ni3 हुआ, ये सब का जो है हाइड्रोलिसिस संभव नहीं है, मतलब ये सब का वाटर के साथ रिएक्शन संभव नहीं है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है नहीं, जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना होगा, तो वो तो संभव नहीं है क्योंकि डी है ही नहीं इसके पास। लेकिन फॉस्फोरस ऑनवर्ड्स देखो, इसमें डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, डी में 5 है ना, 5 सब सेल है इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 सब में 2 जा सकता है, तो वाटर का एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ एकोमोडेशन मिल जाएगा, वाटर के इस ऑक्सीजन का जो ये लोन पेयर है उसमें से एक को भी यहाँ जगह मिल गया, इंटरेक्शन हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा ना, ऑर्बिटल में यहाँ जगह मिल गया फॉस्फोरस में, या फॉस्फोरस के बाद वाला आर्सेनिक है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है, वो उसको भी, उसमें भी है डी ऑर्बिटल। तो इस तरह से क्या होगा कि बाकी जो एलिमेंट है ग्रुप 15 का वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा और हाइड्रोलिसिस कर लेगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी देख सकते हैं कि डी ऑर्बिटल होने के चलते ये अपना जो कोवैलेंसी है नाइट्रोजन को छोड़ करके वो 3 से ज़्यादा कर लेता है ना, 4 भी 5 भी 6 तक कर सकता है, लेकिन ये नाइट्रोजन नहीं कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ पहले हम पढ़ा चुके हैं शुरू में। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस इसीलिए संभव है नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड्स को छोड़ करके बाकी सब का, क्योंकि सारे के पास जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, जो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन पर है, वाटर में जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसको वो एकोमोडेट कर सकता है, तो जिसके चलते ये संभव है, ये जो है किसी एक में एकोमोडेट कर सकता है, तो इसीलिए हाइड्रोलिसिस संभव है बाकी का, लेकिन नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड्स का जो है संभव नहीं है हाइड्रोलिसिस, क्योंकि उसके पास जो है एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, क्लियर। हम लोग अब नेक्स्ट है ट्राइहैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स एक्ट्स एज अ लुईस एसिड ना, एक्सेप्ट द ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ऑल ट्राइहैलाइड्स एक्सेप्ट NH3, वो भी लिख देते हैं, एक्सेप्ट NH3, ठीक है, ये सारे के सारे जो है लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। कौन? NX3 मतलब ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये जो है लुईस एसिड की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। बाकी जितना भी ट्राइहैलाइड्स है, फास्फोरस का, एंटीमनी का,
वो सब जो है काम करेगा सारे के सारे जो है लुईस एसिड के जैसा और लुईस बेस से कंबाइन कर जाएगा। तो उसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड क्लोरीन से रिएक्ट किया, क्लोरीन यहाँ लुईस बेस है क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्लोराइड आयन को ही एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए PF5 बन गया। तो होता क्या है, इसका भी रीजन वही है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन में जो है कोई d ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन में कोई d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए हैलाइड आयन के इलेक्ट्रॉन को वो जगह नहीं दे पाएगा, हैलाइड आयन को जगह नहीं दे पाए, हैलाइड आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रहेगा, कम से कम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तो फर्दर जो है हैलाइड आयन इसके साथ एकोमोडेट करेगा, अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को भी बढ़ाएगा, कोवैलेंसी को भी बढ़ाएगा। तो ऐसा करने के लिए d ऑर्बिटल की ज़रूरत है जो नाइट्रोजन के पास नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन का जो ट्राई हैलाइड्स है वो लुईस एसिड का काम नहीं करेगा, लेकिन नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं, फॉस्फोरस का, एंटीमनी का, ठीक है, आर्सेनिक का, वो सब जो है लुईस एसिड के जैसा काम करेगा। लुईस एसिड किसको बोलते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लुईस एसिड किसको बोलते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है हैलाइड आयन इंटरेक्ट करेगा ट्राई हैलाइड्स के साथ, तो जिसके पास d ऑर्बिटल रहेगा, एम्प्टी d ऑर्बिटल या पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल, वही तो हैलाइड आयन के इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेगा। जैसे कि वहाँ पर हाइड्रोलिसिस में वाटर के इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर पाया तो हाइड्रोलिसिस हो रहा था ट्राई हैलाइड्स का, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड्स। सेम वे में यहाँ भी ये लुईस एसिड के जैसा काम कर रहा है क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट कर रहा है तो ये लुईस एसिड हुआ। लुईस एसिड तो उसी को बोलते हैं ना जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो लुईस एसिड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और लुईस एसिड के जैसा काम क्यों करता है, क्योंकि इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है जिसमें हैलाइड के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, इसलिए लुईस एसिड की तरह काम किया। और जो हैलाइड इसके पास आ रहा है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए वो लुईस बेस हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमने आपको बता दिया, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से लिख लोगे, ठीक है। तो मेन रीज़न यहाँ भी वही है, d ऑर्बिटल का अवेलेबिलिटी। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल का अवेलेबिलिटी नहीं है, बाकी जो अदर ग्रुप 15 एलिमेंट्स है उसके पास d ऑर्बिटल का अवेलेबिलिटी है। d ऑर्बिटल के अवेलेबिलिटी के चलते जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जगह दे पाएगा। कोई भी लुईस बेस आकर के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, खास करके यहाँ पर जो हैलाइड है वही आएगा, उसके इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर पाएगा d ऑर्बिटल में, इसीलिए ये जो है लुईस एसिड के जैसा काम कर रहा है, लुईस एसिड के जैसा एक्ट कर रहा है और लुईस बेस से रिएक्ट कर रहा है। इसलिए लुईस बेस से रिएक्ट करेगा क्योंकि लुईस बेस ही तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दूसरा कोई तो नहीं कर सकता है। हम नॉर्मल एसिड का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग लुईस एसिड और लुईस बेस का बात कर रहे हैं ना। नॉर्मल एसिड का बात करना होता है तो हम लोग कोवलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं, जहाँ पर भी कोवलेंट कैरेक्टर है वो एसिडिक बिहेवियर देगा ही। तो उसके हिसाब से तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, वो सब एसिडिक बिहेवियर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नॉर्मल एसिडिक बिहेवियर है। जहाँ भी कोवलेंट कैरेक्टर है वो एसिडिक बिहेवियर देगा, सिंपल है। जहाँ एसिडिक बिहेवियर कोवलेंट कैरेक्टर है वो एसिडिक बिहेवियर देगा, जहाँ आयनिक कैरेक्टर है वो बेसिक बिहेवियर देगा। ये तो दिमाग में रखना है, कुछ नहीं याद रहे तो इस बेसिस पर भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर रीजन पता है, बता रहे हैं, लुईस एसिड लिखा हुआ है तो इसीलिए ये रीजन देना पड़ेगा कि कौन जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्यों एक्सेप्ट करेगा, ये बताना पड़ेगा। लुईस एसिड नहीं लिख करके सिंपल एसिड लिखा रहेगा तो अब तो हम वैसे ही कर देंगे कि कोवलेंट कैरेक्टर है इसलिए इसमें ये एसिडिक बिहेवियर देगा, आयनिक कैरेक्टर है इसलिए ये बेसिक बिहेवियर देगा, क्लियर। लेकिन जब ये लुईस एसिड, लुईस बेस लिखा हुआ है तो हमको उसी के हिसाब से बताना पड़ेगा ना।
तो लुईस एसिड तो वही होगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा, लुईस बेस वही होगा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर जो है ट्राई हेलाइड्स जिसके पास डी ऑर्बिटल है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है इसीलिए ये लुईस एसिड हो गया। ठीक है, तो आई थिंक योर डाउट्स माइट बी क्लैरिफाइड। ओके, सो विल मूव फर्दर। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो कैरेक्टर बात कर रहे हैं ग्रुप ट्राइहेलाइड्स का, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्राइहेलाइड्स। ट्राइहेलाइड्स एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्राइहेलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे एसिडिक कैरेक्टर जो होगा ट्राइहेलाइड्स का, वो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के ट्राइहेलाइड्स का वो डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों होगा? अभी जस्ट डिस्कस किए हैं, एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड्स करता है कोवलेंट कैरेक्टर के ऊपर। टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करता है ट्राइहेलाइड्स का। तो जब ट्राइहेलाइड्स का कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है उसके कोवलेंट कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है, अब है कि कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज क्यों करता है, ये सब बात पहले डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो फिर भी हम रिमाइंड करा देते हैं। पहला बात क्या है कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज जब नीचे जाएंगे तो इंक्रीज करेगा। दूसरा है मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। और तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। इसीलिए कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा टॉप टू बॉटम, और जिसके कारण एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा टॉप टू बॉटम। ठीक है, इस तरीके से एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है टॉप टू बॉटम, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा टॉप टू बॉटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम, तो कोवलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम। और चूंकि कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर गया टॉप टू बॉटम, तो एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है कोवलेंट कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेंटाहेलाइड्स पढ़ेंगे। तो पहला तो हम लोग जो पेंटाहेलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन जो है पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता है। नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स जो है ग्रुप 15 का वो सब पेंटाहेलाइड्स बनाता है। इसको कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज नहीं कर सकता। ये जब नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे थे उसी इसमें हम बता दिए थे कि अपने कोवलेंसी को बढ़ा नहीं सकता है 4 से ज़्यादा, इसलिए वो पेंटाहेलाइड्स नहीं बना सकता है। जबकि बाकी के पास डी ऑर्बिटल है, बाकी के पास डी ऑर्बिटल है, इसीलिए वो आगे जो है जो भी है सब के सब अपने कोवलेंसी को बियॉन्ड 4 कर सकता है, इसीलिए वो सारे पेंटाहेलाइड्स बनाएंगे। तो इसका मेन रीज़न क्या हो गया, नाइट्रोजन इसके पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए अपने कोवलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। और बाकी जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सब के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। दैट्स वाई इट कैन एक्सटेंड इट्स कोवलेंसी बियॉन्ड 4। तो 5 भी ले जाएगा, 6 भी ले जाएगा।
इसीलिए पेंटा हेलाइड्स बना सकता है वो सब, और ये नहीं बना सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे कि ऑल द पेंटा हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 15, ऑल द पेंटा हेलाइड्स ऑफ group 15 are less thermally stable than the trihalides। ठीक है ना, थर्मली लेस स्टेबल है इन कंपैरिजन टू द ट्राइहेलाइड्स। एक तो ट्राइहेलाइड्स में 3 बॉन्ड है, तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। उसके बाद पेंटाहेलाइड्स जो हो गया, इसमें 5 बॉन्ड्स है, तो इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा होगा, है ना, रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा बॉन्ड के बीच में। 3 में कम, 5 में ज़्यादा हो गया, तो स्टेबिलिटी इस आधार पे पेंटाहेलाइड्स का कम हो जाता है। उसके बाद जो मेन रीज़न ये है कि पेंटाहेलाइड्स जो होता है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ट्राइहेलाइड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि जित पेंटाहेलाइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, +5 में आएगा, तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। ये भी 15 में पढ़ा चुके हैं, है ना, जहाँ फजन रूल पढ़ा है वहीं पर ये भी पढ़ा है कि जितना ज़्यादा जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जितना ज़्यादा कैटायन के ऊपर चार्ज होगा, उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि पोलराइजेशन जो होता है एनायन का वो ज़्यादा कर पाता है। ठीक है ना, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है पेंटाहेलाइड्स, मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, और ट्राइहेलाइड्स जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है ज़्यादा कोवलेंट होता है। ये भी एक क्वेश्चन आ गया है, पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राइहेलाइड्स, ये भी एक क्वेश्चन है, वो भी इसी में आ गया है, इसके आंसर में ही। तो पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवलेंट देन ट्राइहेलाइड्स, जितना ज़्यादा कोवलेंट होगा ना कैरेक्टर, उतना कम थर्मली और स्टेबल होगा। मोर द कोवलेंट कैरेक्टर, less would be the thermal stability, so that is why the pentahalides are less stable than the trihalides, because in pentahalides are more covalent than trihalides। ठीक है ना, तो रीजन क्या हो गया, pentahalides are more covalent than trihalides, उसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि पेंटाहेलाइड्स में जो है पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, ड्यू टू the higher polarization of bonds in pentahalides। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होता है। तो पेंटाहेलाइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, ट्राइहेलाइड्स में कम है, तो पेंटाहेलाइड्स में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, बॉन्ड पोलराइजेशन जब ज़्यादा होगा तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, और जब कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा तो लेस थर्मली स्टेबल होगा। ये सीधा याद रखना है, कहीं भी थर्मल स्टेबिलिटी का इस तरह का एक्सप्लेनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा, वहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कि देखना है कि थर्मली स्टेबल कौन ज़्यादा है, तो सीधा डिसाइड करना है इस पर कि कोवलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा है। जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो लेस थर्मल स्टेबल होगा, जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा वो मोर थर्मली स्टेबल होगा। तो पेंटाहेलाइड्स जो है
लेस थर्मली स्टेबल है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, इसलिए पोलराइजेशन ज़्यादा हो गया उसके बॉन्ड का। ठीक है, तो यही बात को याद रखना है। ओके, तो हम लोग आगे जो है पेंटा हैलाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑल द पेंटा हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15, the halides of group 15 elements acts as लुईस एसिड। लुईस एसिड के जैसा काम करेगा, क्योंकि जो पेंटा हैलाइड्स होता है उसके सेंट्रल एटम के पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है या एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। पेंटा हैलाइड्स के पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। पेंटा हैलाइड्स के सेंट्रल एटम के पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल या एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, जिसमें वो आगे जो है हैलाइड के या और किसी चीज़ के इलेक्ट्रॉन को वो एकोमोडेट कर सकता है, जिसके कारण वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है 6 तक। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा किसी भी एनायन का, खास करके हैलाइड के एनायन का, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसी को तो लुईस एसिड बोलते हैं। तो इसीलिए ये भी लुईस एसिड है। ठीक है, तो लुईस एसिड क्यों है? क्योंकि सेंट्रल एटम के पास है। सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम के पास क्या है? सेंट्रल एटम कैन accommodate pair of electron due to the presence of empty or partially filled d orbitals। ठीक है, चूँकि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर लेता है इसलिए वो लुईस एसिड रहेगा। ठीक है, एंड कैन एक्सटेंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे तब यहाँ बताएंगे, वहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो इसके कारण ये लुईस एसिड है। सिंपल याद रखना है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाता है इसलिए लुईस एसिड है। क्यों कर पाता है ये याद रखना है कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम के पास, या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है जिसमें वो एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, अब एक ध्यान देने की बात नीचे लिखे हैं कि PCl5 एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जब गैसियस स्टेट में रहेगा तो मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेगा, मतलब PCl5 के रूप में एग्जिस्ट करेगा। और इसका शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसका शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सिंपल मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेगा, सिंपल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करेगा जब वो गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, क्लियर? लेकिन जब यही PCl5 सॉलिड के रूप में मिलेगा तो वो PCl5 के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बदल जाता है। जब वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बदल जाता है। उसमें कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी है। ये कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी हुआ और ये हुआ एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ ट्रेसली पढ़ाएंगे इसको अच्छे से। ठीक है, तो अभी समझ लो कि कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है।
तो ये दोनों रूप में एग्जिस्ट करता है और आयनिक इन नेचर हो जाता है। PCl5 जब गैसियस स्टेट में रहता है तो वो जो है कोवलेंट कैरेक्टर होता है, लेकिन जब PCl5 सॉलिड स्टेट के रूप में एग्जिस्ट करता है तो वो आयंस के रूप में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसमें दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बना लिया है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना लिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी में बदल जाता है, और दोनों खुद ही दोनों एक ही चीज़ कैटायन एनायन दोनों में बदल गया है। कैटायनिक एंटिटी भी है, एनायनिक एंटिटी दोनों मिल गया, इसलिए न्यूट्रल हो गया, और ये आयनिक कैरेक्टर देता है, क्योंकि ये कैटायन है ये एनायन है, दोनों चीज़ें कैटायन भी है एनायन भी है, इसलिए ये आयनिक कैरेक्टर देगा ही, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। और इसके अलावा फॉस्फोरस ब्रोमाइड PBr5 एंड PI5 वो भी इसी तरह से एग्जिस्ट करता है, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, लेकिन जब आयनिक स्टेट में, जब वो सॉलिड स्टेट में आता है तो इसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बदल जाता है, कैटायनिक और एनायनिक, इसलिए ये आयनिक कैरेक्टर देगा। सॉलिड स्टेट में ये दोनों भी आयनिक कैरेक्टर देगा, जबकि गैसियस स्टेट में रहेगा तो ये दोनों भी कोवलेंट कैरेक्टर देगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग पेंटाहेलाइड, ट्राइहेलाइड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलाइड्स को पढ़ लिए। नेक्स्ट डे हम लोग अब दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।